जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से ई कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। और आप जानते हैं कि इस समय क्लास 10th का ज्योग्राफी चल रहा है और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात हम लोग कर रहे हैं आपके सहयोग से। चैप्टर क्या है? मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इस चैप्टर में दो भाग हो चुका है, आज तीसरा भाग हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसमें कुछ बच्चों की क्वेरीज है, स्पेशली इसके अंदर, उस पर भी कुछ हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, चलिए आइए। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसमें से एक स्पेशल क्वेश्चन है कि जिप्सम कैसे बनता है। चलिए, तो एक बार फिर से हम वापस आते हैं। जब मिनरल्स की हम लोगों ने बात की तो हम लोगों ने ये कहा था कि जितने भी मिनरल्स हैं सब रॉक में मिलते हैं। ठीक है, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। यानी चट्टान, रॉक्स कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। पहला होता है इग्नियस रॉक्स। अब देखिए एकदम प्रैक्टिकली इग्नियस रॉक्स कैसे बनता है। ये आपका पृथ्वी है और ये जो ऊपर का पार्ट है ना, ये इसे अर्थ क्रस्ट कहते हैं। और ये जो बीच वाला है ना, इसे हम कोर कहते हैं। ये कोर है आपका। तो होता क्या है कि आपके जो मिनरल्स हैं अधिकांशतः वो मेल्टेड फॉर्म में यहां रहते हैं। ठीक है, यानी जो रॉक्स हैं जिसमें मिनरल्स होता है वो पिघले हुए भाग में यहां रहते हैं। अब यहां से जब भी इनको ऊपर की जब जो पपड़ी होती है, कहीं पर जहां हल्का मिलता है तो वो ऊपर आने की कोशिश करता है ना। जैसे हवा जब गर्म होता है ना, आप साइंस भी पढ़ते हैं क्लास 10th में, तो आप जानते हैं कि हवा गर्म होता है तो उसकी प्रवृत्ति क्या होती है? ऊपर जाने की होती है। और ऊपर जाते हैं तो ठंडा होता है। तो यहां पर जो पिघला हुआ पदार्थ है, चट्टान है, ठीक है, खनिज है, अब वो बाहर आने की कोशिश करेगा। बाहर आते आते किसी पपड़ी को छेद देगा, छेद करके और यहां पर वोल्केनो क्रिएट कर देगा और इससे लावा निकलता है। लावा निकलेगा और ऊपर आकर के लावा क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। बस जो चट्टान बनता है उसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं। और उसमें जितने भी एग्जाम्पल से, उसमें से एक एग्जाम्पल जो सब जानते हैं, सब पॉपुलर है, उसे कहते हैं ग्रेनाइट। ये तो पता चल गया कि इग्नियस रॉक के थ्रू आपको जो मिनरल मिलेगा, जो चट्टान मिलेगा, वो क्या है? ग्रेनाइट है। दूसरा तरह का जो आपका रॉक है, चट्टान है, वह है मेटामॉर्फिक। अब मेटामॉर्फिक देखिए कैसे बनता है। मेटामॉर्फिक में भी क्या होता है कि वास्तव में ये अलग से नहीं बनता है, इसी का अंतिम भाग है। किसका? सेडिमेंट्री का। ठीक है, सेडिमेंट्री का अंतिम भाग है, इसको तो हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो सेडिमेंट्री में क्या होता है कि जैसे छोटे छोटे जो मिनरल्स हैं, पत्थर हैं, रेत हैं, या एनिमल्स जो अवशेष हैं, अब वो सब धीरे धीरे, या सिल्ट है, वो सब धीरे धीरे जमता जाएगा और ज्यादा जमते जब बहुत अंदर तक जाएगा तो प्रेशर की वजह से उसका रूप चेंज हो जाएगा। और जब हीट मिल जाएगी तब ऐसे में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसकी वजह से वो जो चट्टान बनता है, ये सब बनने में बहुत साल होता है, कई साल होता है, कई मिलियन साल होता है। तब जो उससे चट्टान बनेगा वो मेटामॉर्फिक बनता है ना। तो जैसे मैंने कहा था कि सेडिमेंट्री रॉक से बनता है, तो सेडिमेंट्री रॉक से जैसे पहले बना लाइमस्टोन। ठीक है, अब जमते लाइमस्टोन बना, और लाइमस्टोन पर जब खूब जम के अंदर हीट, प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर से फिर हीट होगा, ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा? मार्बल। तो ये मार्बल एग्जांपल है आपकी इसका मेटामॉर्फिक रॉक का है।
अब डिटेल में आते हैं, क्योंकि इसी पर ज्यादा क्वेश्चन है, सेडिमेंट्री रॉक। पहले हम बताएं कैसे ये बनता है, एकदम विधिवत आप अच्छे से समझ लीजिए, और इसमें कुछ भी याद करने का नहीं है। देखिए, जो ओरिजिनल चट्टान होता है ना, वो ओरिजिनल चट्टान में टूट फूट होता है, तो कौन तोड़ता है? हवा तोड़ता है, पानी तोड़ता है, ग्लेशियर तोड़ता है। यही कारक होते हैं जो उनको तोड़ते हैं। तोड़ते तोड़ते उनको, ये तो फोर्स है ना सब, इनमें ताकत होती है। जैसे हवा है बहा देगा, नदी है बहा देगा, ठीक है, समुद्र है बहा देगा, ग्लेशियर बहा देगा, तो बहाते बहाते कहां ले जाएगा? घाटी में ले जाएगा, तलहटी में ले जाएगा, और घाटी में ले जा करके इन टुकड़ों को, किन टुकड़ों को, जो ओरिजिनल चट्टान है, टूट के क्या होगा? टूट के रेत बनेगा, कंकड़ बनेगा, पत्थर बनेगा, समझ रहे हैं? सिल्ट भी बन सकता है। इस तरह से ये जा करके घाटी में जम जाएगा। पहला प्रोसेस हुआ, उसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जम गया, जमने के बाद अब वो क्या हुआ कि धीरे 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 अब वो एक पहला तलछटी, पहला लेयर, पहला स्ट्रेटा, और हॉरिजॉन्टली जमता है, वो बन गया, जम गया। अब जो जमा, कहां पर जमेगा? वैली में जमेगा। जब वो जम गया तो ये क्या एक बार जमने के बाद बंद हो जाएगा? नहीं, ये तो प्राकृतिक क्रिया है, चलता रहेगा, और चलते चलते ये बार बार जमेगा। तलछटी में सेडिमेंटेशन होगा बार बार, है ना, बार बार ये सिल्ट जमता चला जाएगा, लेयर बनता चला जाएगा। जब बार बार बनेगा तो जो नीचे वाले तलछटी है, यानी जमाव है, यानी सेडिमेंटेशन है, वो प्रेशर की वजह से उसका पानी निकल जाएगा। अब प्रेशर की वजह से पानी उसका निकल गया, यानी इस पर आ गए। अब पानी जब निकल गया, और ऐसे कंडीशन में तब क्या होता है कि उसी में नमक के छोटे छोटे क्रिस्टल टुकड़े बन जाते हैं, क्योंकि खारापन तो होता ही है ना इन सब चीजों में, जैसा कि मैंने बताया। और कभी टेस्ट करके देखिएगा। अच्छा, मान नमक खाते हैं ना, वो क्या है? सेडिमेंट्री रॉक ही तो है। तो छोटा छोटा टुकड़ा बन जाएगा, और उस नमक के टुकड़े का क्रिस्टल की एक खास बात होती है, क्या? कि वो बाकी की कणों की, कौन कड़े के भाई? जो ओरिजिनल चट्टान के कड़े हैं, है ना, उनको जो है आपस में जोड़ने का काम करेगा। बस इसी जुड़ाव को जो नमक के टुकड़े के थ्रू होगा, उसको सीमेंटेशन कहते हैं। और जैसे ही सीमेंटेशन हुआ, आपका सेडिमेंट्री रॉक बन गया। ये चाहे जिस तरह का सेडिमेंट्री रॉक हो, सबकी प्रोसेस यही है। इस प्रोसेस में ही आपको 3 तरह का सेडिमेंट्री रॉक मिलेगा बनने की, इसी प्रोसेस में, अलग से नहीं। ये कॉमन प्रोसेस है सभी तरह के सेडिमेंट्री रॉक बनने के लिए। अब इसमें से, इसके बनने के दौरान ही बीच में कहीं पर हमने इसको 3 भागों में बांट दिया है। हमने नहीं बांटा है, ऑलरेडी ये बटा हुआ है विद्वानों के द्वारा, जिसमें से पहला कहते हैं क्लास्टिक। अब क्लास्टिक में क्या? वही ओरिजिनल चट्टान इसी क्लास्टिक के थ्रू ऐसे ही बनते बनते जब वो रॉक बन जाता है, सीमेंटेशन यानी अंतिम प्रक्रिया के बाद, तो बन जाता है क्या? सैंडस्टोन। किसके टुकड़े से? जो ओरिजिनल जो आपके रॉक्स हैं उनके टुकड़े से, यानी इसके थ्रू बना। तो क्या बना? सैंडस्टोन बना, सैंडस्टोन बना। अब इसी प्रोसेस में, जैसे मैंने कहा था, मान लीजिए कि जो
इन टुकड़ों को बहा करके सेडिमेंटेशन में जमाने में हेल्प करते हैं। उसमें एक एग्जांपल हम ले लेते हैं समुद्र का, सागर का। तो कभी कभी क्या होता है कि समुद्र किनारे पर जमीन की किसी भाग में धीरे धीरे कटाव पैदा कर देता है, करते 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 करते, और वहां पर एक ऐसा जगह बना देता है काट करके किसी एक शेप में, है ना, घाटी के तौर पे। अब वो अपने मूल एरिया से और आगे चला गया, यानी जमीन में के भाग में चला गया किनारे। जब गया तो ऐसे कंडीशन में बार बार उस समुद्र के पानी की वजह से उस किनारे पर अवसाद होने लगा, और उस अवसाद की वजह से, जमाव की वजह से, वहां पर वो भाग पानी का जिससे समुद्र ने बनाया था वो अलग हो गया। किससे? समुद्र से। जब अलग हो गया तो अगर वो एरिया एरिड जोन है, एरिड रीजन है, जहां बारिश बहुत कम होता है, वनस्पतियां बहुत कम रहती हैं, तो जानते हैं कैसा होगा, बहुत ज्यादा वहां पर हीट होगा। तो वो भाग जो पानी का अब छूट गया, धीरे धीरे उसका इवेपोरेशन होगा। अब उस पानी में क्या है? उस पानी में कैल्शियम है और सल्फेट है ना, यानी जो अमीरात की बात इससे मैंने किया वो है। धीरे धीरे इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन होते 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 अब वो आपका बचा हुआ छोटा छोटा कण कैल्शियम सल्फेट का जम गया, यानी सेडिमेंटेशन हुआ। अब उसमें जो इसके बाद सीमेंटेशन हुआ तो वो मिनरल बन गया, और उसे ही कहते हैं जिप्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। अब ऐसे कंडीशन में अब जिप्सम आपको मिल गया। अब उसमें और भी प्रोसेस होता है, रासायनिक प्रोसेस होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है, लेकिन सामान्यतः हर व्यक्ति को समझने के लिए ही प्रोसेस होता है। तो जिप्सम बन गया आपको। रेत में भी जिप्सम बन जाता है इसी तरह से। तो रेत कैसे हुआ? उसी का पार्ट हुआ जो बहा करके ले गया था। ठीक है। और इसी का तीसरा भाग कि यानी विशेष रूप से जो एनिमल आपके वेस्ट हैं राइट नाउ, यानी जैसे मान लीजिए कि स्केलेटन है, यानी हड्डी वगैरह है, ये सब चीजें, या वनस्पतियां हैं। अब ये सब मान लीजिए कि इन्हीं कारक की वजह से टुकड़े में हो करके और ये धीरे 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 सेडिमेंटेशन होने लगा। और सेडिमेंटेशन होने के बाद ये परत दर परत जमता चला गया, फिर उस पर प्रेशर बना, प्रेशर होना तो फिर उस पर हीट, अब अंदर जाएगा तो हीट होगा सीधे सीधे। अब उस हीट की वजह से क्या बन जाएगा? कोयला। तो ये आपका एक ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक है। तो इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक को 3 भागों में बांट सकते हैं, क्लासिक, केमिकल और ऑर्गेनिक, यानी क्लासिक सेडिमेंट्री रॉक, केमिकल सेडिमेंट्री रॉक और ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक। अब हमारे ख्याल से कंफर्म हो गया होगा कि वास्तव में कैसे बना क्या चीज? जिप्सम। और जिप्सम ही क्यों? सेडिमेंट्री रॉक में किस तरह से मिनरल्स बनते हैं, कहां कहां बनते हैं, उनका मूल प्रोसेस क्या है, हमारे ख्याल से आपको सहयोग मिला होगा जैसा कि हमने आपको बताया। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे इसी चैप्टर का अंतिम भाग है, और अंतिम भाग में हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज की बात करेंगे। चलिए, एनर्जी रिसोर्सेज की बात करने से पहले आपको वो जो क्लिप था एनसीईआरटी में, जो मैंने कहा था कि वो आपके लिए पूरे चैप्टर को समझने में हेल्प करेगा, तो उस बच्चे ने क्या देखा था? उस बच्चे ने देखा था कि ट्रेन है, मतलब ट्रेन है, ट्रेन में घर है ना, उसमें किचन है, सब कुछ है, उसमें बेड है, सब कुछ है, और चल रहा है। तो उसके अंदर क्वेरी गई, मेरा घर क्यों नहीं चल रहा है? हम लोग तो दिन भर घर में रहते हैं वहां। तो उसके पिता ने क्या बताया? उन्होंने ये कहा कि बेटा ये एनर्जी से चल रहा है। बस अब वही देखेंगे कि भाई कि एनर्जी का जो रिसोर्स है वो कहां से आता है, कैसे वो चलता है। तो एनर्जी चलता है ना, और एनर्जी बनता कैसे है, अब ये हम लोग देखते हैं।
तो यहां पर अब हम लोग बात करेंगे किसका, एनर्जी रिसोर्सेज का, क्वेरीज की बात। अब अंतिम भाग पर आ जाते हैं। तो यहां पर स्पष्ट है कि जितनी भी हमारे पास एनर्जी है, यानी जिसकी वजह से हमारे यहां यानी पृथ्वी पर जितनी भी तरह की मशीनें चलती हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, ये हर तरह के मूवमेंट के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। और वो एनर्जी क्या क्या है, कहां से मिलता है, अब आते हैं। उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, दो भाग में बांट सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा भाई ट्रेन चलता है तो कैसे, ट्रक चलता है तो कैसे, कार चलता है तो कैसे, है ना, फैक्ट्री की मशीनें चलती हैं तो कैसे, ठीक है, घर में आपका अगर कोई ऐसा इक्विपमेंट्स है घरेलू डोमेस्टिक, जैसे मिक्सर है, तो वो कैसे चलता है ना, जाड़े का इस समय अगर सीजन है तो हीटर कैसे चलता है। तो इन सब चीजों को चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और इस तरह से एनर्जी को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सीधी सी बात है, यानी परंपरागत एनर्जी का जो स्रोत है वो है, और ये गैर परंपरागत एनर्जी का स्रोत है तो वो है। अब इसमें स्पष्ट है कि अधिकांशतः यहां पर अगर हम देखते हैं तो वो सोर्सेज हैं जो बड़े कई सालों के प्रकृति के मेहनत के बाद ये बना हुआ है, और इसका हमारे पास एक रिजर्व है, और वो जो रिजर्व है वो फाइनाइट है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। यहां ऐसी बात नहीं है, यहां प्रकृति का जो योगदान है इसको बनाने में, वो हमेशा बनता रहता है। इसलिए पहले जिसका हम लोग कई सालों से इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं सोर्स, तो पहला आता है कोयला। जानते हैं, जैसे अभी मैंने कहा था कोयला, अब भाई कोयला किस राख बनता है, स्पष्ट हो गया आपको, सेडिमेंट्री राख बनता है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। अब ये जो कोयला है, तो मैंने कहा था कि प्रेशर से, है ना, यानी परत दर परत जमता जाएगा, तो प्रेशर जब पड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, यानी प्रेशर पड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा तो अंदर, ऊपर से जैसे पृथ्वी में ऊपर से जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे वैसे ही हीट बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और उस हीट की वजह से सबसे पहले अब हीट तो लगभग बढ़ता जाएगा, तो थोड़ा कम हीट अगर होगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या है आपका, मैंने कहा था इसमें जो सेडिमेंटेशन होगा किसका होगा, एनिमल वेस्ट का होगा, वनस्पतियों का वेस्ट का होगा, ठीक है ना, है ना। अब ह्यूमन बीइंग का वेस्ट तो बहुत कम होगा, फिर भी वो भी होगा। इस तरह से उन्हीं के सेडिमेंटेशन, उनके जो टुकड़े बन जाएगा, उनके सेडिमेंटेशन होता जाएगा, बार बार परत दर परत बनता जाएगा। बनने के बाद जो पहला आपका कोयला बनेगा उसको हम पीट कहते हैं। अब वो तो रुका नहीं, वो बनता जा रहा है, क्योंकि लाखों सालों का ये प्रयास है। अब वो नीचे और दबेगा, दबता जाएगा, हीट और बढ़ता जाएगा, जैसे हीट बढ़ेगा तो ये हो जाएगा आपका लिग्नाइट, ये हो जाएगा लिग्नाइट। और देखिए धीरे धीरे क्या है ना कि इसमें इसकी तुलना में ये और अच्छा होता जाएगा, सोर्स के रूप में इसमें हीट ज्यादा मिलेगा। अब और नीचे तक आएगा और हीट मिलता जाएगा तो बिटुलिनस मिलेगा, और अंत में जो बहुत नीचे तक जाएगा और सबसे अधिक हीट मिलेगा तो आपको वो मिलेगा एंथ्रासाइट। इसी के हिसाब से इनकी क्वालिटी भी है ना, इसी के हिसाब इनका जब हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे कंडीशन में, जैसे कोयला है, आप कोयला को जलाना चाहेंगे, ठीक है, इसको जलाएंगे तो ज्यादा राख मिलेगा, हीट बहुत कम मिलेगा, इसलिए कमर्शियली यूज नहीं होता है, घरों में ही यूज हो सकता है। अब यहां जाते हैं तो ये थोड़ा सा कमर्शियल यूज, सबसे ज्यादा कमर्शियलाइजेशन इसी का होता है, तो हमारे यहाँ ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन द बेस्ट वन क्या है, एंथ्रासाइट है, इसकी उपलब्धि हमारे यहाँ कम है। तो अब देखते हैं
कहाँ है उपलब्धि भाई, डिस्ट्रीब्यूशन इसका कहाँ है? तो कोयले के विषय में जानकारी तो मिल गई, और देखिए इसके माध्यम से जैसे ही आप पढ़ते जाएंगे ना, तो कोयले की क्वालिटी भी मिलती जाएगी और कोयला बनता कैसे ये समझ में आ जाएगा। तो इनका जो प्रोसेस होता गया कि इसके बाद ये और लास्ट में ये कैसे बना, तो ज्यादा असर बनाने में हीट का ही महत्वपूर्ण है, यानी सबसे अधिक जो टेम्परेचर मिला वो सबसे उत्तम कोई तरह का कोयला बना। चलिए अब इसके बाद जब देखते हैं तो इनका जो है इस बनने के प्रोसेस में ही इन कई सालों का, लाखों सालों का ये प्रोसेस है बनने में। इसलिए जब लाखों साल का प्रोसेस है, समय तो लगेगा भाई ना, अंदर प्रेशर होते होते हीट होते होते, तो सबसे अधिक साल तक अगर बात करें 200 मिलियन ईयर तक जा करके जो कोयला बना उसकी अगर कैटेगराइज करेंगे तो उसे हम गोंडवाना कहते हैं। उस समय के जो कोयला है, ठीक है, जो कोयला मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? गोंडवाना कहते हैं। और इस तरह के कोयले में, इस रेंज के कोयले में कितने समय लगता है? 200 मिलियन ईयर लगता है। और बाकी के जो कोयले हैं, ठीक है, यानी इधर वाले बिगिनिंग वाले ये कोयले, इनको बनने में 55 मिलियन ईयर्स लगता है। इसे हम टर्शरी डिपॉजिट कहते हैं। यही हो गया कि ईयर्स के बेसिस पे कोयले की क्वालिटी को भी दो भागों में हम बांट सकते हैं। 200 साल तक, जैसे इंफ्रासाइट है, ये 200 साल तक, 200 साल नहीं बचाई, 200 मिलियन साल तक के अंदर जो कोयला बना है उसे गोंडवाना कहते हैं। और 55 मिलियन ईयर्स तक का जो बना है उसको क्या कहते हैं? टर्शरी डिपॉजिट कहते हैं। जैसे अब ऐसे कंडीशन में ये देखेंगे कि इंडिया में ये दोनों, ठीक है, कहां कहां पाए जाते हैं? एंथ्रासाइट कहां पाया जाता है, बिटुमिनस कहां पाया जाता है, लिग्नाइट कहां पाया जाता है और पीट कहां पाया जाता है। तब पता चलता है कि विशेष रूप से इंडिया में, आपको इससे पहले मैंने मैप में भी दिखाया था, दो जो राज्य है ना बहुत धनी है कोयले के लिए। और कोयले में कौन सा? गोंडवाना, जहां की बहुत अच्छे किस्म के कोयले मिलते हैं, वो है आपका वेस्ट बंगाल और झारखंड। वेस्ट बंगाल में जो दामोदर वैली है उसमें जो रेंज है वहां पर बनता है। और यहां पर आप जानते हैं 3 बड़े महत्वपूर्ण प्लेसेज हैं, झरिया, रानीगंज और बोकारो, जो सब बच्चे जानते हैं इसको। और इन जगहों पर कौन सा कोयला मिलता है? गोंडवाना, जिसको बनाने में 200 लाख वर्ष होता है। अब यहां पर जैसे कि मैंने फिर कहा था, एक बार फिर से बता दे रहे हैं आपसे कि ये टर्शरी डिपॉजिट है ना, ये टर्शरी डिपॉजिट है और इसको 55 लाख वर्ष लगता है बनाने में। तो ये कहां कहां मिलता है कोयला? तो जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है ना इंडिया में, अगर इंडिया की बात करते हैं तो जैसे नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन सब जगहों पर ये टर्शरी डिपॉजिट का कोयला मिलता है, ठीक है ना, यानी ये सब मिलता है। तो अब इस हिसाब से हम लोगों ने पहला जो सोर्स है एनर्जी का वो हम लोग देख लिया। अब आते हैं दूसरा। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सोर्स के रूप में, किसके सोर्स के रूप में? एनर्जी के रूप में, है ना। अब उसके बाद कहीं भी, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पेट्रोलियम। अब देखिए पेट्रोलियम कुछ समय के लिए बता दें कि बनता कैसे। एक तो बात स्पष्ट है कि ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स में ही बनता है, ठीक है, ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स में बनता है, ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स में बनता है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम बनता कैसे है, थोड़ा सा हम लोग आसान रूप में देख लेते हैं। तो जितने भी डेड प्लांट होते हैं, है ना, आलगी होती है, और विशेष रूप से बैक्टीरिया जो मेराइन ऑर्गेनिज्म का, वो सी फ्लोर में जम जाता है। उसके बाद उसके ऊपर सिल्ट, है ना, सैंड्स,
रॉक्स जमते चले जाते हैं। जमते जमते जब उस पर प्रेशर होता है और धीरे धीरे ये लगातार प्रोसेस चलता चला जाता है तो हीट उत्पन्न होता है। और जब हीट उत्पन्न होता है तो ऐसे कंडीशन में अब यही जो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? पेट्रोलियम में। एकदम सीधी सी बात है। तो और हम लोगों को मिलता है किसमें? क्रूड ऑयल के फॉर्म में मिलता है। अब थोड़ा सा एक मैकेनिकल चीज है, इसको देख लेते हैं। तो मैकेनिकल क्या है? सेडिमेंट्री रॉक में रुकता कैसे है? तो जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स में अब ये वाले दो लेयर है ना? तो दोनों लेयर पोरस, नॉन पोरस लेयर है, मतलब कि इसमें छेद नहीं है, ठीक है ना? और बीच में जो होता है ना एकदम, है ना, बीच में जो होता है सैंडविच, वो होता है एक पोरस लेयर, उसी में रहता है क्या? पेट्रोलियम, जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। चलिए, तो ये एक टेक्निकल पार्ट था कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए कि इंडिया में पेट्रोलियम कहां मिलता है? बहुत जगहों पर नहीं मिलता है ना? इंडिया में बहुत कम मिलता है, एकदम सीधी सी बात है। तो देखिए, मुंबई हाई और गुजरात, अंडमान निकोबार यही जगह है। और गुजरात में अंकलेश्वर एक जगह है जहां पर यह बहुत अच्छे मात्रा में प्राप्त होता है। उसके बाद फिर अगर देखते हैं तो आसाम में जाते हैं तो दिग्बोई, नहरकटिया एंड मोरन हल्दीजान, ये ऐसे जगह हैं जहां की पेट्रोलियम इंडिया में उपलब्ध होता है। मैप के थ्रू, जैसे कि फिर मैंने बताया था कि इन जगहों को मैप के थ्रू एक बार आप देख लीजिए। अब यहां पर जगह नहीं इसलिए मैप नहीं दिखा पा रहे हैं, कभी दिखाएंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। गुजरात में जाएंगे, ढूंढेंगे, अंकलेश्वर याद हो गया, यहां पर मिलता है। आसाम में जाएंगे, डिगबोई, नहरकटिया, वहां मिलता है। अंडमान निकोबार, ठीक है, मुंबई हाई, वहीं पर ये उपलब्ध होता है क्या? पेट्रोलियम इंडिया में। चलिए, तीसरे नंबर पर जो महत्वपूर्ण संसाधन है, सोर्स है किसका? एनर्जी का, वह नेचुरल गैस। तो जहां पर ऑयल रिजर्व होता है ना, उसके ऊपर ही मिलता है, क्योंकि गैस जो है इससे हल्की होती है। अब ऐसे कंडीशन में ये भी उसी का पार्ट हुआ, ठीक है, तो ये भी सेडिमेंटेशन का ही पार्ट हुआ। तो उसमें जो गैस मिलता है ये इसके ऊपर होता है, किसके? पेट्रोलियम के ऊपर होता है, नेचुरल गैस। और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है नेचुरल गैस। कैसे महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं तो किसमें? परिवहन में। और पीएनजी का इस्तेमाल करते हैं तो घरेलू काम में, यानी खाना वगैरह बनाने में। उद्योगों में भी ये फ्यूल का काम करता है। इंडस्ट्रीज में कहीं कहीं रॉ मटेरियल के रूप में भी काम करता है, ठीक है। इस तरह से नेचुरल गैस का हम इस्तेमाल करते हैं। और ये कहां कहां पाया जाता है? जैसे मैंने कहा, कृष्णा गोदावरी बेसिन में पाया जाता है, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड में भी पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो नेचुरल गैस है, विशेष रूप से इसके पावर में जहां पर ये जनरेट होता है, जहां पर टरबाइन चलती है, वहां भी नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है। नेचुरल गैस से भी टरबाइन चलाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। और साथ ही साथ फर्टिलाइजर में भी तो ये बहुत बड़ा काम करता है। कौन? नेचुरल गैस। और इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज में भी, और विशेष रूप से इंडस्ट्रीज में कहीं कहीं रॉ मटेरियल के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, नेचुरल गैस हम लोगों ने देख लिया। अब आ जाते हैं, देखा जाए तो इंडिया में सबसे महत्वपूर्ण जितनी भी सोर्स हैं आजकल, वह है आपका इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी का सोर्स बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, पहले तो हम बात करते हैं कि ये बनता कैसे है। तो वास्तव में ये दो तरह से बनता है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एक थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी। यानी एक पानी से बनता है और दूसरा कोयले से बनता है। पानी से कैसे बनता है? तो पानी में होता क्या है कि पानी के बहाव से टरबाइन को चलाया जाता है। पानी में फोर्स है, ठीक है ना, और पानी के फोर्स से टरबाइन को चलाया जाता है। तो पानी में फोर्स आएगा कैसे? तो आप देखते होंगे कई जगहों पर डैम बना हुआ है, बांध बना हुआ है। उस बांध से
होता क्या है कि हम पानी को रोक लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ऐसे है, बात बना, बारिश का पानी, ठीक है, या नदियों का पानी हमने इतने तक रोक लिया। यहां पर पानी कम है या अधिक है उसे मतलब नहीं, कि जब तक ये पूरा भर नहीं जाएगा तब तक ये क्रॉस नहीं करेगा, पानी रोक लिया। अब क्या करते हैं कि पानी में, अब इस डैम में थोड़ा सा जगह हम खोलेंगे तो वो बहुत ज्यादा फोर्स होगा उस पानी में, और उस फोर्स का इस्तेमाल करेंगे नीचे जो टरबाइन है, ऐसे चरखी है, उसको चलाने के लिए, उससे हमें बिजली उत्पन्न होगा। इस तरह से इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जो पानी से बनता है। और उसमें जो डैम बनते हैं ना, उसे हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी कहते हैं। उस डैम से कई काम होते हैं, जैसे इरिगेशन के भी काम में वो आता है, बिजली बनाने के तो काम में आता ही आता है, इसलिए उसको हम मल्टी प्रोजेक्ट कहते हैं। और इंडिया में जैसे भाखड़ा, नांगल और दामोदर वैली प्रोजेक्ट बहुत फेमस है, जहां पर पानी से बिजली तैयार किया जाता है और साथ साथ इस पानी का और भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है जो बिजली बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो है कोयले से, पेट्रोलियम से और गैस से, तीनों से बनता है। जैसे अभी मैंने कहा था, कोयले से भी क्या होता है कि अब देखिए, कोयला जो कि बहुत अच्छे क्वालिटी का कोयला हमारे यहाँ नहीं मिलता है, फिर भी ज्यादा कोयला मिलता है हमारे यहाँ, इसमें दो रहने हैं। जैसे बिटुमिनस मिलता है, लिग्नाइट भी मिलता है। तो अधिकांशतः इस कोयले की खासियत होती है कि इसमें ताप, जैसे इनकी तो खासियत होती है पीठ की और लिग्नाइट की, कि इसमें ताप कम होता है, राख ज्यादा होता है, इसमें थोड़ा ताप ज्यादा होता है इनकी तुलना में, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या कि इनका हम इस्तेमाल करते हैं, और इनके इस्तेमाल के थ्रू हम वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी तैयार करते हैं कोयले से, ठीक है। अब इस कोयले से जो हीट बनेगा, ठीक है, उसके थ्रू टरबाइन चलेगा, उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, अधिकांशतः इंडिया में इसी से हम ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के इस्तेमाल के लिए हो या घर के इस्तेमाल के हो। और इसको चलाने के लिए कोयले का भी इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं और गैस का भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अब हम लोगों ने देख लिया कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे एनर्जी के रूप में इंडिया में काम कर रहा है। अब ये आपके महत्वपूर्ण जो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी रहा, यानी परंपरागत सोर्स रहा एनर्जी का, जो लंबे समय से इस्तेमाल हो रहा था। और आपने देखा कि इनमें बातचीत करते समय इन सबका रिजर्व था, लिमिट था, या अनलिमिटेड नहीं था। तो इससे क्या हुआ कि इससे हुआ कि अगर हमारे पास कोयले का एक पर्टिकुलर रिजर्व है, पेट्रोलियम का पर्टिकुलर रिजर्व है, नेचुरल गैस का पर्टिकुलर रिजर्व है, और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है, तो अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ दें तो थर्मल, यानी कोयले से बनता है इलेक्ट्रिसिटी, ये इसका भी एक रिजर्व है। तो भाई ऐसे ही लगातार ऐसे इन सबका दोहन होता रहे, इन इस्तेमाल होता रहे, यूज होता रहे, तो कुछ सालों के बाद जो फ्यूचर में लोग आएंगे, उनके विकास के लिए क्या ये बच पाएगा? हमें तो नहीं लगता है कि बच पाएगा। तब ऐसे कंडीशन में दूसरा भी ऑप्शन का विचार किया गया। अब दूसरे ऑप्शन में ऐसे सोर्स का इस्तेमाल किया गया जो परंपरागत नहीं था, इसलिए उसको कहा गया क्या? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और इसको रिजर्व करने की आवश्यकता नहीं है, यह प्रकृति में हमेशा रोज बनता रहता है। अब थोड़े समय के लिए ले लेते हैं, इसके साथ ऐसा ख्याल नहीं है, लेकिन तब भी इससे बेहतर है, जैसे न्यूक्लियर का, है ना, यानी न्यूक्लियर पावर से भी, ठीक है, हम टरबाइन चला सकते हैं और उससे भी इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं। उसमें इस्तेमाल क्या होता है? यूरेनियम और थोरियम का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मात्रा में इंडिया में पाया नहीं जाता है। लेकिन इसके द्वारा हम निश्चित तौर से बहुत ही अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा जगहों पर अभी नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा हो रहा है, जैसे कि झारखंड में और राजस्थान में ये पाया जाता है, ठीक है। तो हम चाहें तो इन दोनों का, इन यूरेनियम और थोरियम का इस्तेमाल करके और न्यूक्लियर पावर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है हमारे पास, थोड़ा सा हो भी रहा है। दूसरा है सोलर एनर्जी। अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है सोलर एनर्जी। क्यों भाई?
सूर्य के ताप की तो कोई कमी है नहीं, है ना, बल्कि हम लोग गर्मी के सीजन में बहुत परेशान होते हैं, उससे हीट मिलती है। क्यों ना उसी का हम इस्तेमाल कर लें, किसमें, बिजली बनाने में बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि वो कम होगा नहीं, हर साल बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ताप बढ़ रहा है, किसका, सूर्य भगवान का। तो ऐसे कंडीशन में कैसे बनाएंगे, तो एक टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का अभी डिटेल बात नहीं करेंगे, कभी अगर जरूरत पड़ेगी और आप हमसे अगर चाहेंगे तो हम बता भी देंगे। तो एक टेक्नोलॉजी है, जैसे हम फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब फोटोवोल्टिक जो टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल होता है कि जो सूर्य का हीट है, ताप है, उष्मा है, डायरेक्ट इसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये इतना महत्वपूर्ण है, और आप तो अधिकांशतः जगहों पर, चाहे डोमेस्टिकली कहें, लोग घरों में, ठीक है, या फैक्ट्रियों में, इवन देन स्कूलों में, हर जगहों पर आप देखिए छत के ऊपर, ठीक है ना, ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा है। और ये अगर लंबे समय तक चलता गया तो निश्चित तौर से ये हमारे लिए बच जाएगा, जो फ्यूचर में विकास करने के लिए कोई सोचना नहीं पड़ेगा लोगों को। नेक्स्ट वन है विंड एनर्जी, ये हवा, इसकी भी कोई कमी नहीं है, बल्कि ये भी दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, कैसे भाई, तो हवा से क्या होता है कि आपका विंड फैन होता है, देखते होंगे कभी किसी पेपर में या टीवी में भी, तो इससे क्या होता है कि उस पंखे से जो हवा से चलता रहता है, उससे डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो जाता है ना। अधिकांशतः जगहों पर तो इतना ज्यादा कन्वर्ट होता है कि लोग प्लांट बैठा है उस पर एक लंबे सीरीज में, और सप्लाई भी किया जा रहा है डोमेस्टिकली, बहुत बचत हो रहा है। कहां पर देखें, जैसे तमिलनाडु में आप नगर क्वाइल से लेकर के मदुरई तक का एक रेंज बना हुआ है, किसका, विंड एनर्जी का, और वहां बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। यहाँ इवन दिन की कुछ राजस्थान में भी है और जगहों पर भी है जो ये काम कर रहा है। चलिए, बायोगैस का, बायोगैस में क्या होता है कि जो कुछ हमारे यहाँ कुछ वेस्टेज होते हैं, वेस्ट होते हैं, जैसे सरफ से झाड़ियां है ना, झाड़ी है ना, बहुत ऐसे झाड़ियां हैं जो बिना काम की हैं, है ना, मतलब कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एनिमल वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ह्यूमन वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसका इस्तेमाल करके उसको गैस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यह है कि जो परंपरागत पहले के काऊ डंग या फायरवुड होता था, ठीक है, उसकी जगह पर इसका ताप जो है अधिक ही रहता है। इसके कई फायदे होते हैं, जैसे मान लीजिए एनिमल वेस्ट है, सीधे से भाषा में बात करें तो गोबर है ना, अगर उसका हम इस्तेमाल करें, उससे हम गैस बनाएं, और उस गैस को जला करके आप खाना बनाइए, या थोड़ा बहुत कमर्शियल भी यूज कर सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उससे बहुत अच्छा जो है मैन्योर बनेगा, यानी खाद बनेगा, खेतों में वो काम भी कर सकता है, और ऐसे जगहों में उपज भी, यानी प्रोडक्शन भी फूड ग्रेन्स का बहुत अच्छा होगा, साथ साथ आपको ये भी मिलेगा, यानी ईंधन भी मिलेगी। ठीक है, तो इस ढंग से आपका बायोगैस भी अच्छा एक ऑप्शन बन सकता है, जिससे कि जंगल में जो लकड़ियां काट करके लोग जला रहे हैं, जंगल भी बच जाएगा, ठीक है, प्रकृति भी बच जाएगी, और सही ढंग से आपका इस्तेमाल भी हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइडल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ी इसकी टेक्नोलॉजी समझ लीजिए। ज्वार के हिसाब से ये ज्वार भाटा आता है, तो होता क्या है कि ज्वार भाटा आता है, तो ज्वार भाटा विशेष रूप से समुद्र में आता है। समुद्र के किनारे जो नदियां हैं, जैसे हुगली नदी है ना, जो कभी आप कोलकाता घूमने गए होंगे तो वहां देखे होंगे, तो उसमें क्या है कि पर्टिकुलर टाइम पर पानी बढ़ जाता है, ठीक है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का करामात होता है, उसकी वजह से पानी बढ़ जाता है। तो पानी बढ़ता है तो जो उसका किनारे, ओरिजिनल किनारा होता है पानी का, जो अमूमन आप देखते रहते हैं, उससे ज्यादा पानी हो जाएगा, तो आप बताइए कहां जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा ना, बाहर फ्लो करेगा। अब समुद्र के किनारे अगर मान लीजिए कोई डेल्टा है और पानी चला गया उसमें,
अब पानी अगर उसमें गया और ऐसे कंडीशन में जाने के बाद पानी को फिर वापस, यानी भाटा के समय में पानी को निकलने के लिए अगर उस जगह को थोड़ा सा हम रोक दें कि पानी जो गया वापस ना आ पाए, अब रुक गया पानी आपका, अब रुक गया तो फिर क्या करेंगे, उस पानी का जमा हो गया और उस पानी का हम चाहें तो इस्तेमाल करके टरबाइन चला करके और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इस तरह से जो टाइडल यानी जो ज्वार भाटा है, इसके माध्यम से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और इससे काम होता भी है कई जगहों पर। जैसे कि मान लीजिए कि गल्फ ऑफ खंबात में ये बना हुआ है और गल्फ ऑफ कच्छ में भी ये बना हुआ है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और आते हैं अंत में, अंत तो नहीं है, इसके बाद भी और है, लेकिन अभी आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है। और ये है आपका जियोथर्मल, बहुत ही एक अच्छा सोर्स है भी जियोथर्मल। अब देखिए अच्छा सोर्स कैसे है, जैसे अभी आपको मैंने जब रॉक के विषय में समझा रहा था, और यहाँ पर देखिए अभी भी फिगर बना हुआ है कि ये जो है पृथ्वी का कोर है। तो कोर में क्या होता है, जितने भी रॉक्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं ना, वो मेल्टेड फॉर्म में होते हैं, पिघले हुए थे एकदम। यहाँ इतना हीट होता है समझ जाइए कि कोई भी चीज आपको बिल्कुल पानी की तरह यहाँ मिलेगा। अगर यहाँ पानी तक मिलेगा तो निश्चित तौर से अंडरग्राउंड वाटर के टच में अगर ये मेल्टेड जो मिनरल्स है आ गए तो निश्चित तौर से ये स्टीम यानी भाप उत्पन्न करेगा, है ना। और ऐसे में जो हॉट स्प्रिंग देखे होंगे, कभी कभी आप लोग घूमने जाते होंगे टूर पे, तो ऐसे में जब ये ऊपर आएगा ना तो इवेपोरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा, स्टीम बनेगा, है ना। जैसे अभी मैंने कहा स्टीम, तो पानी जो है उसमें से देखेंगे पानी है, क्या बात है भाई, उसमें तो कोई ऐसा ईंधन लगा नहीं है, फिर खोल रहा है पानी, तो कहां से आता है, ये इसी कोर से पानी के टच में हुआ और पोर्स के थ्रू वो पानी ऊपर तक आएगा, है ना, क्योंकि उसमें तो गैस बन गया है, तो टेंडेंसी ऊपर से जाने की होगी। और इससे जो इवेपोरेशन होगा, जो वाष्प बनेगा, उससे टरबाइन चल सकता है, क्या चलता है, और उस टरबाइन को जो चलता है हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंडिया में कुछ जगहों पर है, जैसे पार्वती वैली है, कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है, पूगा वैली है आपका लद्दाख में, अभी 2 ही है आपके पास। उससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जनरेट होता है। देखिए मैंने कोशिश किया कि चाहे क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो या बाकी जिनको भी इस तरह के टॉपिक्स की जरूरत पड़ती हो किसी भी लेवल पे, तो उसको एक सिंपल तौर से आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश किया। और फिर अगर कोई भी क्वेरीज होगी आप कमेंट करके या फोन करके आप पूछ सकते हैं, एक हमारे क्लासेस के थ्रू आपको मिल जाएगा। अब तक इतना ही, जाएगी।